मतलब 90 नंबर नहीं आए थे मेरे 150 में से। फिर मैंने तैयारी है वो जारी रखी। राजस्थान में हिंदी से मेरी रैंक थी 356, और उसके बाद में जब रिशफल। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है जेआर। आप देख रहे हैं एलएमपी। आज के सेशन में जैसे कि आप सभी को उम्मीद और आशा थी, ऐसे किरदार से मिलाने वाले हैं 2018 में। रीट 2018 में सिलेक्टेड है और वर्तमान में जोधपुर जिले में यानी कि गृह जिले में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। और जिनकी स्ट्रेटजी और उनकी सफलता की कहानी उन खुद की ज़ुबानी सुननी है। उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी, उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था और किस तरह वो कौन सी बुक पढ़े थे, कौन सी कोचिंग की थी और कितनी टाइम तक कोचिंग की थी, कितने टाइम तक वो पढ़ते थे, वो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं और सर से पूरी स्ट्रेटेजी जानते हैं। और आप भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है, तो आज के इस सेशन के बाद जरूर पूरा होगा। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं वाले हैं। और सबसे पहले मैंने बताया था कि जोधपुर जिले में ही नौकरी करते हैं। जी हाँ, आप सब मान के चलिए कि गृह जिले में स्कूल मिलना एक सबसे बड़ा काम है। आप खुद सोचिए, गृह जिले में हमें बीएड की कॉलेज तक नहीं मिलती है और सर को गृह जिले में यानी कि जोधपुर जिले में टोटल इनकी रैंक आप देखेंगे तो भी आप सोचेंगे कि हम भी ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और सर से जानते हैं कि उनकी सबसे पहले सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट हुई थी? मेरी 10वीं तक तो मैंने गांव में ही की थी। उसके बाद में 12वीं बीकानेर से की थी, और मैंने 10वीं के बाद में संस्कृत सब्जेक्ट चुन लिया था, संस्कृत व्याकरण। बीए भी मैंने बीकानेर से की, और बीएड वो प्रोफेसर नागौर से की थी। फिर एमए भी मैंने बीकानेर से की। तो सर आपका बीए में भी संस्कृत सब्जेक्ट से ही आपने मतलब एक अन्य 3 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से बीए भी आपका संस्कृत से ही था? हाँ, बीए भी मैंने संस्कृत से ही की, और उसमें ऑप्शन सब्जेक्ट था वो हिंदी साहित्य था। तो देखिए, संस्कृत से इनका एक फ़ायदा आप देख सकते हैं कि जब हम रीट का एग्ज़ाम देते हैं तो सर बता देंगे कि 2 भाषाएं होती हैं, उनमें संस्कृत का कितना ज़्यादा रोल होता है। तो सर बीएड, जैसे आपने बीए कंप्लीट की, और बीएड आपके समय कितने साल की थी और कब की थी? मेरे समय बीएड 1 साल की थी। मैंने 2014-15 में बीएड कर ली थी। तो सर मतलब 14-15 के अंदर हमारे राजस्थान में 1 साल की बीएड थी, वो लगभग इन्होंने 15 में कंप्लीट की। उसके बाद सर जैसे आपने रीट में आप सफल हुए 18 की भर्ती में, तो उससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया था या फिर सीधा आपने रीट ही सोचा था? क्या है, जैसे कि बच्चे सभी पूछ रहे थे कि कब तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने 2016 का रीट दिया था। उसमें मैं मतलब 90 नंबर नहीं आए थे मेरे 150 में से। फिर मैंने तैयारी है वो जारी रखी, और मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया 2016। उसमें मेरे 370 नंबर आए थे 500 में से। फिर भी उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने फिर उत्कर्ष संस्थान जोधपुर से मैंने सेकंड ग्रेड की भी कोचिंग की, फिर रीट की भी कोचिंग वहीं से की, और रीट में भी अच्छे नंबर आए थे मेरे। तो आप देखिए, आप निराश हो जाते हैं एक बार सक्सेस नहीं होने से। देखिए सर ने 2015 में बीएड कंप्लीट की, फिर थर्ड ग्रेड का एग्जाम यानी कि रीट का दिया, उसमें 90 नंबर नहीं आए और सेकंड अटेम्प्ट में 120 नंबर आ गए। तो आप खुद सोचिए कि मतलब आप तैयारी निरंतर जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफल जरूर होंगे। देखिए सेकंड ग्रेड दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने फिर से रीट का एग्जाम दिया, और एक सवाल आप सभी का है कि क्या कोचिंग करना जरूरी है? उसके बाद आपने जितने पोस्ट में कमेंट किए वो भी हम लेने वाले हैं। तो एक कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं है सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, मैंने पहले तैयारी है 2015 से। जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई तो मैंने इस कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू कर दी। कोचिंग में क्या है कि हमें उस विषय में पता चल जाता है कि लोगों से मिलते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं, कैसे रणनीति का जो पता है वो। कोचिंग एक बार तो कोचिंग करना अनिवार्य है। तो देखिए, कोई भाई बोलता है कि कोचिंग नहीं करना चाहिए। सर ने बोला क्योंकि हमारी जो वीकनेस है वो हमें कोचिंग में जाने के बाद ही पता चलती है। क्योंकि सर वो टेस्ट सीरीज है, उससे भी हाँ, टेस्ट सीरीज है वो। क्या कि वहाँ पर हर सप्ताह में हमारा टेस्ट लिया जाता था। और एक बात और ज़रूरी है कि तैयारी है वो हमेशा ऐसा नहीं कि भाई अब तो आगे वैकेंसी है नहीं और हम तैयारी नहीं करें। तो तैयारी है वो हमेशा जारी रखनी चाहिए। जैसे कि आपके जो सिलेबस है उसमें 10 टॉपिक है, तो ऐसा हम क्या करते हैं कि बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि जीके का टॉपिक पढ़ लिया है पहले दिन, फिर दूसरे दिन वही जीके का टॉपिक पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। कि हमारे जितने भी टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है, संस्कृत का है, संविधान का है, समसामयिक जीके है, वो सभी जो है ना, वो हमेशा टाइम टेबल बना के पढ़ने ज़रूरी होते हैं।
तो सर ने क्या बोला, एक चीज समझने की बात है। हमारी आदत क्या है कि जैसे हम राजस्थान जी के लेके बैठ गए तो मतलब एक महीने तक उसी को ही पढ़ते रहेंगे। तो ये सर ने बोला है कि पर डे के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस तरीके से। और क्या बोला, एक चीज ये कि रीट अभी हुआ है एग्जाम, और जो भाई आगे रीट में सफल होना चाहते हैं उनको आज से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि सर आज से ही अगर उनको थर्ड ग्रेड टीचर बनने का सपना है तो फिर सर आज से लगना हाँ चाहिए। जरूरी, क्योंकि ये जो तैयारी करते हो ना, कम से कम ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम है आगे फरवरी में और हम यहाँ से 2-3 महीना तैयारी करके सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसमें लंबी तैयारी करनी पड़ती है और सभी विषय है वो अलग अलग गाइडें पढ़नी पड़ती है। और मेन क्या ज़रूरी है, कक्षा 6 से 12 तक जो सामाजिक जीके के 60 प्रश्न तैयार करने के लिए वो पढ़नी जरूरी है। और संस्कृत व्याकरण भी अनिवार्य, क्योंकि उसके भी 30 सवाल आते हैं। हिंदी व्याकरण जरूरी है, जीके भी जरूरी है, और साइकोलॉजी है वो भी बहुत आवश्यक है। इसलिए तैयारी है वो अभी से शुरू कर दो। आगे जो रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको अभी से तैयारी करनी शुरू हो जाए। तो सर ने बोला है कि अभी से लग जाना, यानी कि आज से, कल का ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आएगा अपनी जिंदगी में, आज से ही शुरू करना है, जिसको सफल होना है वो। और एक सर जो एक आम सवाल है जो मेरे को आज तक उसका जवाब नहीं मिला है सर। ट्वेल्थ के बाद कुछ भाई बीएड पीटीटी कर रहे हैं, कोई बीएसटीसी कर रहा है, तो सर ट्वेल्थ के बाद जो 4 साल की पीटीटी होती है वो बेहतर रहती है, या फिर 2 साल में टीचर बनने का मौका जो हमें बीएसटीसी देती है वो बेहतर रहता है? ऐसे यदि आप बीएसटीसी का जो प्री एग्ज़ाम देते हो उसमें आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है 12वीं के बाद में, तो आपको बीएसटीसी करना ज़रूरी है। और उसमें यदि आप सफल नहीं हो पाते हो तो फिर यदि 4 वर्षीय बीए बीएड करो तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो बीए करके बीएड करो तो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको यदि जल्दी शिक्षक बनना है तो बीएसटीसी ज़रूरी है। और जैसे ही बीएसटीसी हो जाती है, वैकेंसी आए तो आप सिलेक्शन हो सकते हो। यदि 12वीं के बाद में आप कोई दूसरे सर्विस में जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी आप हो कक्षा 11 से ही शुरू कर दो। तो सर ने क्या बोला, आपको जो भी सपना है, जो भी आपकी ज़िंदगी में ड्रीम है, यानी कि सपना नहीं ड्रीम, आपका एम होना चाहिए, मुझे सफल होना है, इस चीज़ में 100% होना है, तो उस चीज़ को शुरुआत से लग जाइए। जैसे कि सर ने जब बीएड के दौरान ही तैयारी लगभग शुरू कर दी थी। सर जैसे हमारा एडमिशन हो गया है बीएड या बीएसटीसी में, क्या हमें उसी टाइम से जो भी हमारे आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, यदि आपका बीएसटीसी बीएड में यदि सिलेक्शन हो गया तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ है तो क्या करते हैं बच्चे, कॉलेजों में जाते नहीं हैं और वो घर पर ही रह कर के भाई तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं, हमें कॉलेज भी प्रतिदिन जाना है, वहाँ पर पढ़ाई करनी है और फिर कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर देनी है। अब लोग ये नहीं देखते कि आपने क्या तैयारी की, कैसे, हमें इतने घंटे पढ़े। उन लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि आप भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हम उनको बोलेंगे कि हमने इतनी पढ़ाई की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लोग नहीं देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप लैम्बोर्गिनी लेके निकलते हैं तब आपको ये कोई नहीं पूछता कि आपके 12th में परसेंटेज कितने हैं। जी हाँ, आपका रिजल्ट देखा जाता है। आप मतलब दुनिया ऐसे ही कहेगी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप रिजल्ट देंगे तभी दुनिया आपको सक्सेस आदमी बोलेगी। और इसके साथ ही सर आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर के जो माता पिता कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी सर के परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, और कहे कि मेरे गाँव से या फिर मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं, तो मेरे 25 साल के अगर पीछे का इतिहास उठा के देखें तो पिछले 25 साल के इतिहास में गवर्नमेंट सर्वेंट नाम का कोई गांव से है ही नहीं। चाहे आप कांस्टेबल ले लो, चाहे थर्ड ग्रेड टीचर, नहीं, कोई भी नहीं है सर जो 25 साल के इतिहास में पहले आदमी है जो गवर्नमेंट में लगे हैं। जी हाँ, हमारे अगर इतिहास में देखें तो ये पहले आदमी है। और इनका क्या स्ट्रेटजी है, क्या ये गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लग पा रहे कोई आदमी? बहुत हमारे गांव में क्या है कि बच्चे कक्षा 12 के बाद में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, या तो 10वीं में छोड़ देते हैं या कक्षा 12 के बाद में पढ़ाई करना छोड़ देते। ऐसा नहीं, पढ़ाई आपको यदि सिलेक्शन होना है तो आगे भी जारी रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब पढ़ता था तो हमारे जो रिश्तेदार थे या पड़ोस के लोग थे वो स्पेशली आते थे पापा के पास में कि भाई इनका सिलेक्शन तो होता नहीं है, हमारे तो परिवार में रिश्तेदार में कोई सिलेक्शन गांव में ही नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो ये क्या सिलेक्शन होंगे, इसको बोलो कि कहीं पर अच्छी जॉब करे या फिर कोई धंधा करे, कोई कार्य करे। लेकिन मेरे पापा ने और विशेषकर मेरे दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम पढ़ते जाओ, एक दिन सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और मैं 2018 की रीट में सिलेक्शन हुआ है मेरा, संस्कृत से भी हुआ है और हिंदी से भी हुआ है मेरा।
तो देखिए दोनों सब्जेक्ट से सिलेक्शन ले गए। इसके साथ ही पापा किसान हैं, खेती का काम करते हैं और ये पहले ही मतलब गांव में ये बोल दिया कि पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट है पीछे 25 साल के इतिहास में। तो सर आपके मतलब रीट 2018 में टोटल कितने नंबर थे? मेरे 117 नंबर थे और बीए में अच्छे परसेंटेज थे, 68.55% थे मेरे बीए में। तो सिलेक्शन वो गृह जिला ही मिल गया मेरे को। तो सर मतलब जैसे अब वो आंकड़ा आपके टाइम 70-30 का था, तो अब वो 90-10 का हो गया, तो उससे काफी सारा इफेक्ट पड़ेगा। उससे बच्चों में जो बीए में जिसके मार्क्स कम है, अंक कम है, उनके बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि पिछली बार क्या 125 यदि रीट में आए और बीए में 45% है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब की बार बीए में ज़्यादा परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी रीट की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो अब आपकी कंपटीशन की तैयारी होनी चाहिए, बीए से डरना नहीं है। पिछली बार क्या बोला कि हमारे तो उसमें इतने नंबर थे, बीए में नंबर नहीं थे, इस वजह से नहीं हुआ। अब की बार तो बस आपका किस पे डिपेंड है? रीट पर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड है। सर आपके मतलब टोटल कितने 76% के करीब थे? हाँ, 76% थे और कट ऑफ रही थी, हिंदी की रही थी 72% और संस्कृत की ज़्यादा रही थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट में वो नंबर आ गया था। और सर मतलब आपका ऑल राजस्थान में रैंक क्या थी? ऑल राजस्थान में हिंदी से मेरी रैंक थी 356 और उसके बाद में जब रिशफल वेटिंग आई तो उसमें रैंक और भी कम हो गई। तो सर की और गृह जिला है उसमें सर कितनी थी? गृह जिला में मेरी 7वीं रैंक थी और मेरे जो भी मैंने पहली स्कूल मांगी थी वही मुझे मिल गई थी। और इसके साथ ही बता दूं कि सर अभी अपना न्यू यूट्यूब चैनल्स भी ओपन करने वाले जल्द से जल्द, जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जहां से आप सर के गाइडेंस में आगे का काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे क्या क्या करना है, किस टाइप से तैयारी करनी है, पूरी की पूरी जानकारी उसमें देंगे। इसके बाद जो भी आपने कमेंट किए वो मैं इसमें कमेंट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने कमेंट किए वो कमेंट देख लेते हैं कि आपका क्या क्या सवाल है। तो आप सभी ने जो भी सवाल किए हैं, सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूं सर। सर एक गौरव सर का लाडना नाम से कोई आइडिया उन्होंने सवाल किया है कि सर भाई साहब जी बीएसटीसी पूरी होते ही क्या रीट की तैयारी करनी पड़ती है बीएसटीसी के साथ, तो इसका क्या जवाब है? जैसे ही आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, उसके बाद में आप यदि सिलेक्शन होना चाहता हो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसी दिन से आप वो तैयारी है वो रीट की शुरू कर दो। तो सर ने बोला है कि उसी दिन से, यानी कि अगर आपका अब की बार हो जाता है तो अभी से लग जाना है। उसके बाद मोहन जहांगीर नाम से किया है कि सर आपने रीट की तैयारी में कितना समय दिया था और रीट में आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? देखो, रीट की तैयारी में मैंने ज़्यादातर बुक्स तो लक्ष्य की पढ़ी है और संस्कृत की साफल्यम पढ़ी है, संस्कृत साफल्यम। और ज़्यादातर जीके के जो 60 प्रश्न हैं वो आपको कक्षा 6 से 10 तक या 12 तक का जो सामाजिक अध्ययन है उसको पढ़ लो, आपके वो 60 प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। यानी 60 में से 50 प्रश्न तो उसी पुस्तकों में से आ रहे हैं जो हमारे जो पाठ्य पुस्तकों में चलते हैं कक्षा 6 से 12 तक की। तो सर ये तो एक इंटर्नशिप के जरिए बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है इसमें। हाँ, यदि इंटर्नशिप आप करो तो ईमानदारी से करो। जो प्रथम वर्ष में आपको 28 दिन की इंटर्नशिप दी जाती है, द्वितीय वर्ष में 96 दिन की दी जाती है, उसमें आप अच्छी स्कूल लो, उसमें हर पीरियड है वो बच्चों का लो और अच्छा बच्चों को पढ़ाओ, ताकि आपको आगे शिक्षक बनने के बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और सर टाइम का मतलब कितने घंटे देते थे? देश को रीट में मैं सुबह 4 बजे उठता था। उसके बाद में लास्ट मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम मैं उत्कर्ष की कोचिंग कर रहा था। उसमें कोचिंग का समय काफ़ी ज़्यादा था कि सुबह 4 बजे उठ कर के 7 बजे से कोचिंग शुरू होनी थी, तो मैं 6 बजे वहाँ पर चला जाता था। फिर 12 बजे छुट्टी होती, फिर 2 बजे से रात में 8 बजे तक मैं लगभग 15 से 16 घंटे है वो रीट की तैयारी में देता था। और सब्जेक्ट है वो अलग अलग, जैसे भी रात को यदि 8 बजे आए, वापस खाना वगैरह बनाया, फिर वहाँ जो भी दिन में पूरा कोचिंग में पढ़ाया वो वापस रिवीजन करके सोना था। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा है जो को आपको तैयारी करनी है। तो देखिए मतलब कुछ भाई तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको खाने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारे ये देखिए गांव में इतनी ज़्यादा कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि हम कहीं होटल से ऐसी व्यवस्था कर सकें। तो खाना हाथ से बनाकर खाना और 4 बजे कोचिंग जाना, एक आप मान के चलिए कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसी में भी डटकर मुकाबला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास है। और इसके बाद कुछ एक सवाल और हैं कि आपने रीट की तैयारी कैसे की और कितने घंटे पढ़ाई की थी, ये तो सर हो गया सवाल।
और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आपने कोचिंग की थी? तो सर ने सबसे पहले ही बता दिया था कि कोचिंग की है। और कितनी बार रीट की परीक्षा दी थी? तो सर ने बोला था सबसे पहले कि एक 2016 में दी थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 18 वाली में देखिए सब कुछ मतलब जो भी कमी रही थी उसको दूर कर दिया था। और किस विषय किसी विषय को कितना समय देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि आप यदि 10 घंटा तैयारी करते हो तो 1.5 घंटा हिंदी में, 1.5 घंटा संस्कृत में, 2-3 घंटा जीके में और 2 घंटा साइकोलॉजी में, यानी कि आपको लगभग 2-2 घंटे सभी विषय को समय देना है। और सर जो बीएसटीसी करें उनका तो L1 है, तो उसमें उनके 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिर एक पर्यावरण है। पर्यावरण तो जीके का ही भाग है वो तो, लेकिन मैथ के लिए कुछ भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो सर का भी कोई मैथ बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनको, वो इस दौर से गुजरे हैं, तो कुछ तो बताएंगे। मैथ यदि आपकी कमज़ोर है तो आपने जैसे मान लो 10वीं तक मैथ पढ़ी, फिर आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, तो यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो उस मैथ पे ज़्यादा जोर दो। और यदि हो सके तो सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ना चाहिए। वो है कि दिमाग में ज़्यादातर याद रह जाता है जो सुबह जल्दी उठ कर के हम पढ़ते हैं। और पर्यावरण तो हमें प्रकृति के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, और हिंदी और संस्कृत है उसकी वही सेम तैयारी है। और आप बीएसटीसी कर रहे हो तो यही है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, वहाँ आपका अभ्यास हो जाएगा। और सर एक के आप कितनी साल की उम्र थी तब आप मतलब नौकरी लग गए थे? मैं 25 साल की उम्र में नौकरी लगा था। मेरे लगभग भाई 22-23 साल का हुआ था तब बीएड हो गई, और फिर बाद में 2 साल कंटिन्यू तैयारी की, और 25 साल की उम्र में मैंने नौकरी लगे। तो आप देखिए कि एकदम मतलब जिस टाइम हमें ज़रूरत होती है उस वक्त सर लग गए थे। और उसके बाद जो भी सवाल है, भाषा कौन सी ली थी? तो भाषा पहली तो सर की हिंदी थी और सेकंड थी संस्कृत, जो ज़्यादातर लेते ही है, क्योंकि इंग्लिश तो राजस्थानियों के पहले में कमज़ोर है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है बीएसटीसी के चयन, ये तो सब आपने ले लिए हैं। फिर जो भी सवाल है आपका, लगभग आपके सवाल कॉमन है। कुछ भाई बोल रहे हैं मतलब बीए फाइनल ईयर के बाद जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी कि एक ये चीज़ है कि डीएड के बाद तो आप मतलब जैसे दे सकते हैं सेकंड ग्रेड का, लेकिन डीएलएड का उसमें अभी सर कुछ प्रावधान नहीं है अभी, है ना? हाँ, डीएलएड का अभी तक क्या है कि वो बीए और डीएलएड है तो आप उसमें फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, दोनों में दे सकते हो। तो मैंने भी एक बार बोला था कि अगर आपके पास बीएसटीसी और बीए दोनों है डिग्री, तो आप सेकंड लेवल के लिए भी एलिजिबल है। इसके बाद आपने रीट के एग्ज़ाम पेपर को कैसे मैनेज किया? मतलब एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, वो आपने कैसे मैनेज किया? टाइम यही है कि टाइम पर उठना, और फिर वो भी सिलेबस जितना भी हमारा सिलेबस था वो प्रिंट निकाल के हम साथ में रख लिया कि भाई ये तैयारी है वो हमें करनी है। जीके का डेली जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हिंदी का पढ़ना है, संस्कृत का भी पढ़ना है, और साथ में ये जो पुस्तकें हैं वो भी पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयारी में लगे रहना है, और फालतू इधर उधर घूमना भी नहीं है। यदि आप सिलेक्शन होना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठना होगा, बैठ करके अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। यानी कि सिलेबस आपके पास एनी टाइम एवरीवन आपके पास होना ही चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए, एक हाथ के अंदर कॉपी होनी चाहिए। और मतलब रीट के पेपर, यानी कि एग्जाम हॉल में आपने पेपर को कैसे मैनेज किया, वो एक बहुत मतलब सवाल है। हाँ, रीट मेरा जालोर, रीट का जो सेंटर था वो मेरा जालोर था। तो शुरुआत में जो साइकोलॉजी के प्रश्न थे 30, वो बहुत कन्फ्यूजन करने वाले थे। 2018 में वो प्रश्न बहुत हार्ड थे। तो मैंने जो 30 प्रश्न पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें से सिर्फ 5-7 सवाल ही आ रहे हैं। फिर 1 घंटा लगभग मैंने उस पर रीजनिंग पर 1 घंटा व्यतीत कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे सोचा कि भाई इसमें तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, तो मुझे एक आगे एग्ज़ाम की और तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मैंने जो संस्कृत, हिंदी, जीके के प्रश्न देखे तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब के सब प्रश्न आ रहे हैं। तो मैंने वो साइको को वहीं पर छोड़ दिया, पहले हिंदी के, फिर संस्कृत के, फिर जीके के प्रश्न करके फिर मैं साइकोलॉजी के प्रश्न किए मैंने। मेरे 16 प्रश्न सही हुए 30 में से। तो देखिए अब कभी होता है कि जैसे हम पहले कोई पार्ट करते हैं, जैसे अभी पटवार का एग्जाम है, तो जैसे हमने मैथ शुरू कर दी और मैथ की क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं कि यार हमें कुछ आ नहीं रहा है। फिर देखिए सर ने वहाँ उसको साइकोलॉजी को छोड़ा और नेक्स्ट पार्ट पे किया, और वही सिलेक्शन दे गया। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। और इसके बाद सर
आपने रीट की तैयारी कितनी की, और मतलब ये तो सवाल सभी का सेम है, कितने टाइम पर की थी? तो टाइम लगभग सर ने बोला है कि 12 महीना 2 साल तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रीट एक ऐसी चीज़ है जो आने में भी टाइम लगाती है और रिजल्ट भी अभी देरी से आने वाला है। तो सर इस रीट पर आपका क्या सवाल है जो अभी हुई है, क्या ये वापस होगी या फिर इसका रिजल्ट पे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी की जो रीट है वो वापस नहीं होगी, इसका रिजल्ट में थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी ये जो बीएड वाले हैं उनको फर्स्ट लेवल में शामिल करने की जो प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन है, हो सकता है उसमें कोर्ट क्या निर्णय देता है। यदि कोर्ट निर्णय देता है कि भाई बीएड करने वाले लोग हैं वो फर्स्ट लेवल में शामिल हो सकते हैं, तो आपके लिए जो बीएसटीसी के जो छात्र है उसकी मेरिट है वो काफ़ी हाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट देखो आगे क्या निर्णय देता है। ठीक है, आप वो जो तैयारी है वो अपनी जारी रखो। और सर एक सवाल ये है कि जो अभी कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है कि जैसे अभी मान लीजिए 3 साल रीट की मान्यता रहती है, रीट की भर्ती लगभग 23 तक आ जाती है, तो इस साल कोई बोल रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा सरल था, लोग 140-40 नंबर ले आए, तो अगले आने वाली भर्ती के लिए एक नुकसान मतलब दायक हो सकता है। क्या इसमें रियल में 140 नंबर ला रहे हैं या फिर ऐसे कुछ अफवाहें हैं? नहीं, 140 से ऊपर तो कोई गिने चुने लोग हैं जो 5-10 मतलब 100 से कम संख्या में, और कहते हैं कि हमारे 140 आ रहे हैं। वास्तविक यह नहीं है। इसमें रीट में ज़्यादातर मेरिट है वो अब की बार 120 के 125 के बीच में रहेगी L2 की, और L1 की रहेगी 100 लगभग 15-20 यही रहेगी मेरिट। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप तो देखिए कि ज़्यादातर मेरिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही मेरिट रहने वाली है, डरना नहीं है, ठीक है। और कुछ और सवाल है तो देख लेते हैं, मतलब जो एकदम सही सवाल है। बीएसटीसी की प्रिपरेशन तो सर के बीएसटीसी की नहीं की हुई है, बीएड की हुई है, यानी कि सर ने ग्रेजुएशन किया उसके बाद, क्योंकि उस टाइम आप सर जब आप बीएड करें तो उस टाइम पीटीटी तो थी नहीं, क्योंकि सीधा बीए के बाद बीएड थी, ऐसा नहीं था कि 4 साल की पीटीटी वो अभी है, वो नहीं थी। देखो, मैंने जब 12वीं की थी उसके बाद में मैंने गुरुजी ने बोला कि आप बीए कर लो। मैंने संस्कृत से शास्त्री की थी बीए, फिर मैंने बीएड कर ली। मुझे 12वीं करने के बाद में पता ही नहीं था कि भाई आजकल तो आप यूट्यूब के माध्यम से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, परिवार वालों के माध्यम से जान लेते हो कि भाई 12वीं करने के बाद में बीएसटीसी करनी है। मुझे पता ही नहीं था कि भाई 12वीं के बाद में बीएसटीसी होती है। मैंने तो बीए की फिर बीएड की। एक सर ये सवाल है कि मतलब रीट की भर्ती में इतना ज़्यादा टाइम रहता है, मतलब 2-3-4 साल भी लगा ले, तो तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे? टूट जाते हैं अंदर से कि यार आगे क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, उसमें उसमें आपने धैर्य कैसे बनाए रखा? जैसे आपका 16 में नहीं हुआ, फिर आपने 18 तक इंतज़ार किया, फिर कांग्रेस चली, बीजेपी चली गई, फिर आपको कांग्रेस ने आके ज्वाइनिंग दी, तो उसमें आप अपने आत्मविश्वास और धैर्य को कैसे बनाए रखा? पहले तो कोई भी तैयारी करने से पहले हमारा लक्ष्य मजबूत होना ज़रूरी है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे नौकरी लगना है, तो ही आप सफल हो पाओगे। और आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको नेगेटिव बताएंगे कि आप नौकरी नहीं लग सकते, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म पे भी नहीं लग सकते। तो ऐसे दोस्तों को जवाब देने के लिए, सबक सिखाने के लिए आपको जो तैयारी है वो जम करके ईमानदारी से बहुत करनी ज़रूरी है। तो देखिए जवाब देना है ना, तो फिर करना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग अभी बोल रहे हैं, जब आप गांव से गुजर रहे हैं तभी बोल रहे होंगे कि ये वो तो कहीं को करें, रो तो फिरे, तो उस सवाल का अगर जवाब देना है ना, तो मेहनत करके अपने आप को सफल बनाइए, फिर उन्हीं को जाके बोलिए कि जी हाँ। तो जो आदमी आज आपको बोल रहे हैं ना कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकता, वही बोलेगा कि हीरो तो मन ठाई हो पहले, वो तो सक्सेस हो हीरो। तो वही चीज़ सर के साथ भी होती थी। जब सर बाहर जाते थे ना, हम जब बैग उठा के जाते हैं या गैस चूल्हा लेके कहीं, तो वो बोलते हैं कि वो तो रोजी नहीं फिरे, क्यों घर वालन धोखो देवे। तो बाद में जब आप लगोगे तब वही आदमी आपको बोलेगा इसका तो हमें पहले से पता था कि ये तो लगेगा ही लगेगा। ये आपके साथ नहीं है, सर के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ इसी तरह का होता रहा है। तो सर इसमें मतलब आपका क्या कहना है, क्या ये रियलिटी में ऐसा होता रहता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। कहीं ना कहीं 2-4 लोग तो ऐसे आपको मिल ही जाते हैं कि आप नौकरी नहीं लग सकते हो और आप तैयारी मत करो, घर वालों को बर्बाद मत करो और अभी से पैसा कमाना शुरू हो जाओ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तैयारी जमकर ही करनी पड़ेगी।
तो जो भी आपके सवाल थे, जहां तक कोशिश की है लगभग हमने सवाल इसमें देखे हैं, क्योंकि कॉमन सवाल थे सभी के। और बुक्स के बारे में सर ने बताया था, लक्ष्य थी, और एक वो संस्कृत की भी वीडियो में पीछे बता दी है। और हिंदी के लिए तो सर बोल रहे हैं कि अगर सब, जैसे कि बुक कभी गलत नहीं होती है, जो भी सर बोल रहे हैं कि बुक है वो आप सभी के लिए सेटिस्फाइड है, आप खुद को अच्छी लगनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, वही बुक बेस्ट होती है। और कोचिंग जैसे सर ने बोला है कि करनी एक ज़रूरी है, पहली बार कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी किसी तरह की क्वारीज है तो बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, टाइम टू टाइम सर का मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करना है। और सर का चैनल भी जल्दी से जल्दी आ रहा है, जिसको मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप तक शेयर करूंगा, वो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और सर आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहनों का मतलब ऐसे मोटिवेशन मिल सके, और आप भी एक दिन सफल होकर इसी तरह के इंटरव्यू देने के लिए मैं आप जरूर आप सभी का इंतजार करूंगा। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।